हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज होल अबाउट द मेटलर्जिकल प्रोसेस के एग्जांपल्स। हम लोगों ने लास्ट पार्ट तक सारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस कर लिया, होल ओवर द रिडक्शन, देन रिफाइनिंग, उसके अंदर जितने प्रोसेसेस थे हमने सारे की सारे आपके साथ 1 to 1 बाय स्टेप हम लोग ने डिस्कस किए। देन आफ्टर हमें यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डील करने हैं, किस पैटर्न के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ इस वाले सेशन में डिस्कस करूंगी। सो लेट गेट रेडी वीडियो, नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद सम इंपॉर्टेंट मेटल अंडर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। सो पहला मेटल है आयरन। सबसे पहला मेटल जो मैं यहाँ बात करूंगी वो है आयरन। अब आपको पता है आयरन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ डिस्कस की। अब आपको जो यहाँ देखना है इसका ऑकरेंस हम देखेंगे। हमने रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हमें प्योर मेटल का फॉर्म भी मिल गया। अब हम इसका 1 to 1 इंपॉर्टेंट मेटल्स को अब डील करेंगे। सो दिस इज व्हाट। देखिए, ऑकरेंस तो आपको पता होना चाहिए। आयरन क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर। फर्स्ट कौन सा है पहले ये भी बता दो। फर्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम एंड द सेकंड मोस्ट इज व्हाट? आयरन एंड थर्ड मोस्ट इज कॉपर। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में इसका कितना अमाउंट पाया जाता है? दैट इज नियरली अबाउट 4.5% और यू कैन से अप टू द 5%। इट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। आपको सबको पता है आयरन की हमारी बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, अपने रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। कई बार आपने सुना है आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, आप आयरन टैबलेट्स लेते हैं, सारी चीज़ें। सो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको आपकी बायो वाली मैम ने भी अच्छे से डिस्कस किया होगा, समझाया होगा, तो मुझे यहाँ पर वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करने की कोई नीड है नहीं। आप सब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं। देन आफ्टर अगर मैं टाइप्स ऑफ आयरन को डिस्कस करूँ, क्योंकि हमें आयरन का पता है, हमने ऑकरेंस देख ली, ऑकरेंस के बाद हम टाइप्स ऑफ आयरन की बात करेंगे जो हमें इस मेटलर्जी प्रोसेस में यूज आते हैं। देन द फर्स्ट इज कास्ट आयरन और पिग आयरन। क्या नेम है इसके दो? इधर ये कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ कास्ट आयरन और दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ पिग आयरन। आपको पता है दोनों फॉर्म्स का मतलब एक ही है, नेम डिफरेंट है। सो याद रखना है कि ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है आयरन का। प्योर फॉर्म नहीं, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म कहलाता है कास्ट आयरन एंड पिग आयरन। और इसके अंदर हाईएस्ट प्रपोर्शन होता है कार्बन का, दैट इज नियरली अबाउट 2.5 to 4%. What I said, I repeat it again. Please listen it very carefully. I said this is the impurest form of iron, but it contains highest amount of carbon, जिसका रेशियो होता है 2.5 से 4% तक। ठीक है, जिसके साथ साथ इसमें और किसके ट्रेसेस पाए जाते हैं? सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज एंड सिलिकॉन। ये कुछ इंप्योरिटी ट्रेसेस भी इसमें साथ में पाए जाते हैं। दोज आर सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज एंड सिलिकॉन। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टाइप का आयरन है व्रॉट आयरन। या तो पूछ लिया जाए व्रॉट आयरन, या आपसे पूछ लिया जाए फाइब्रस आयरन, या फिर आपसे कहा जाए मैलिएबल आयरन। तीनों का मतलब एक ही है। फाइब्रस आयरन, मैलिएबल आयरन, रॉट आयरन, तीनों का मतलब एक ही है और ये प्योरेस्ट फॉर्म है। आपसे अभी मैंने कहा था मोस्ट इम्प्योर फॉर्म कौन सा था? कास्ट आयरन और पिग आयरन। ये प्योर फॉर्म कहलाता है और इसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है कितना? 0.12 to 0.25% इसमें कार्बन होता है। और इसमें जो अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका अमाउंट भी 5% से भी कम होता है। जबकि उसमें आप देख रहे थे ट्रेसेस थे सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज एंड सिलिकॉन के। यहाँ इम्प्योरिटीज़ बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी कार्बन का अमाउंट भी यहाँ पर क्या है? मिनिमम है, दैट इज अप टू 0.12 to 0.25 इन द परसेंटेज रेंज। क्लियर है? नेक्स्ट आयरन देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टील। ठीक है, स्टील में आपको पता है दिस इज ऑल्सो एन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन एंड फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत वेरिएशन है इसके साथ में। एज फार एज कार्बन कंटेंट, इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो एक इम्प्योरिटी की तरह होता है स्टील के अंदर। ठीक है, इट इज मिडवे बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। स्टील आप जिसको कहते हैं वो किसको कहते हैं? कास्ट आयरन और पिग आयरन जिसको आप कह रहे थे, और दूसरा रॉट आयरन। ठीक है, इन दोनों के बीच वाला जो स्टेप होता है
दैट इज योर स्टील, कि सम परसेंट ऑफ दिस एंड सम परसेंट ऑफ दिस, और इसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, 0.5 to 1.5% ऑफ कार्बन इसके अंदर पाया जाता है। ये भी याद रखना है, 0.5 to 1.5% ऑफ कार्बन। जबकि इसके अंदर आपने रॉटन आयरन के अंदर अभी बताया था कितना था, 0.2 to 0.25, और इसके अंदर था 2.5 to 4% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा याद रखना है। चलो, thus all the three forms of iron differ in their carbon contents as we already mentioned and discussed also. Both iron and steel are obtained from cast iron. आयरन और स्टील दोनों ही कास्ट आयरन से आपको ऑब्टेन होते हैं। लेकिन ये तक बात ठीक है, ये हो गई एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट। आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनके ऑर्डर सेंस में। ऑर्डर सेंस से क्या मतलब है, ये पूछेंगे मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रॉट आयरन का होता है, देन स्टील, देन पिग और कास्ट आयरन, क्योंकि वो क्या है, मोस्ट इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, रॉट, स्टील, पिग और कास्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर दिस अगर हम जिंक की बात करते हैं, आयरन के बाद अब मैं जिंक की बात करती हूँ। फिर से हम होल ओवर प्रोसेस आपके साथ 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं CG, ऐसे याद कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, CG, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। फिर आप सेकेंड स्टेप में करवाते हैं PV, दैट इज पल्वराइजेशन, PV इज पल्वराइजेशन। थर्ड स्टेप में जब आप जाते हैं तो आप फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड्स की तरफ फॉलो करते हैं। फिजिकल मेथड में हम बात करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन की, अगेन आई सेड वहां पर हम एक्टिवेटर यूज करते हैं जस्ट टू मेंटेन द फ्रोथ होल ओवर द सॉइल लेयर। और उसके बाद आप केमिकल में बात करते हैं तो आप कराते हैं रोस्टिंग, नॉट अबाउट द कैरीनाती, इट्स अबाउट द केमिकल केमिस्ट्री। तो आपने कहा रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं स्मेल्टिंग एंड देन अप टू रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद हमें मिल जाती है प्योरेस्ट फॉर्म आफ्टर द मैटे प्रोसेस। ठीक है, 2 स्टेप्स याद रखो, पहली, दूसरी, थर्ड से हमें याद है, पल्वराइज, फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग। रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, CG, PV, FF, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड देन फिर क्या है, रिफाइनिंग। ये लो, सब में एक ही प्रोसेस चलेगा और उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब यूजेस देख लेते हैं किसके, जिंक की बात हो रही है, अलॉयज बनाने के काम आता है लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, German silver and electron etc. In the extraction of, this is not electrophoresis है ये, it is mentioned wrong, so हम इसको कर देते हैं गायब, ड्राइंग कर ली, no edit, nothing. In the extraction of silver and gold also, कौन सा प्रोसेस था, साइनाइड प्रोसेस, याद आ जाना चाहिए। जब कभी भी AU AG इन दोनों के एक्सट्रैक्शन की बात हो, कहीं भी हो, AUAG के एक्सट्रैक्शन बोले तो याद रखना है सिर्फ एक ही प्रोसेस जो कि है साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, और ये ड्राई सेल्स में भी हेल्प करता है, कैथोड कंटेनर में। अब एक चीज देखिए, यहां पर मैंने आपसे एक जिंक कॉपर कपल लिया है, एक जिंक मरकरी है और एक है जिंक डस्ट। 3 है ये, क्या क्या है, जिंक कॉपर, रुकिए, जिंक कॉपर, जिंक मरकरी एंड जिंक डस्ट। ये तीनों की तीनों प्रोसेस जो हैं आपके, ये तीनों की तीनों यूज किए जाते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट लो, लिख लो पहले तो, रटना तो तब। कौन कौन, जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड मरकरी एंड जिंक डस्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर।
तीनों ही जिंक के साथ अपन ने मिक्सिंग की है, जिंक एलॉयज की भी बात कर ली है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन की बात की है AuAg के रिस्पेक्ट में, तो आपको याद रखना है साइनाइड प्रोसेस। चलो नेक्स्ट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्क गैल्वेनाइजिंग आयरन के काम आती है। गैल्वेनाइजिंग आपको पता है, ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल्सो। गैल्वेनाइजिंग आयरन मतलब जब हम उसका पूरा प्रोसेस कराते हैं फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए, लास्ट में हमें एक गैल्वेनाइज्ड फॉर्म मिलता है। दिस इज योर गैल्वेनाइजिंग आयरन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन द एस्पेक्ट ऑफ आयरन, ठीक है। जिंक इज डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। जैसे हम कॉपर की रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो वहां बात की थी SOD एज अ ब्लिस्टर की तरह से सरफेस पर जमा हो जाता है, तो यहां कहा जा रहा है जो जिंक है वो आयरन आर्टिकल के सरफेस पर जमा हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन। जिंक जो है आयरन के सरफेस पे छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटे छोटे फाइन पोर्स तो नहीं कहूँगी, वायर भी नहीं कहूँगी, टुकड़े भी बड़े वाले नहीं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में आप बात कर रहे हैं, एज वी आर सेइंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ना, तो आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर को Ag आप सिंबल पता है, और क्या कहा जाता है? अर्जेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसी तरीके से कहा जाता है अर्जेंटम। चलो पहले 3 प्रोसेस क्या थे? Cg क्रशिंग और ग्राइंडिंग, Pv पल्वराइजेशन, थर्ड प्रोसेस कौन सा था? फिजिकल और केमिकल। यहां कौन से लग रहे हैं? एक फ्रोथ फ्लोटेशन और साइनाइड प्रोसेस, जिसको आप लीचिंग भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और मैंने बताया था कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो वहां पर आपको बताया था कि लीचिंग के अंदर प्योर मेटल डिसॉल्व होता है, जबकि जोन रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है? इम्प्योरिटी डिसॉल्व होती है, उसके अंदर मेटल डिसॉल्व होता है लीचिंग के अंदर। देन आफ्टर आपने कहा यहाँ बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट। 3 स्टेप तो सिमिलर हैं सिल्वर Ag के केस में भी, जो अपने जिंक के और आयरन के केस में भी थी। सिल्वर के केस में 3 स्टेप तक आपने सेम फॉलो किया। देन आफ्टर द साइनाइड प्रोसेस और लीचिंग, जिसको आप कह रहे हैं, 4th स्टेप में आप कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेस कराते ही आपको पता है 2 प्रोसेस आएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस और कपलेशन। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड का लिबरेशन आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इम्प्योरिटीज तो एनोड मड की तरह सेपरेट आउट हो जाएंगी और एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, दिस इज योर एनोड मड। और कैथोड के ऊपर आप देखेंगे कि होल ओवर द लिबरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पैटिंसन मेथड। हमने कहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें नहीं पढ़ना है, और होपफुली याद होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज रहनी चाहिए लेस देन 25 यूनिट्स, और हमने बात की थी डिस्टिलेशन के अंदर अप टू द 25 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहां बात हो रही है क्रिस्टलाइजेशन की। किसकी? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की। तो पैटिंसन मेथड जो है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पर बेस्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर आप लेड और सिल्वर यूज लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि पैटिंसन मेथड में जो आप यूज करते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? दैट इज लेड एंड सिल्वर। इज मेल्टेड, पहले उनको मेल्ट किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। इन्होंने क्या किया? सिल्वर या लेड में से कोई भी एक आर्टिकल लिया, उसको अच्छे से मेल्ट करवाया, मेल्ट करवाने के बाद उसे एक टेम्परेचर रेंज पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को वो बार बार रिपीट करते हैं, और लास्ट में देखने को मिलता है कि जो Ag है दैट इज सिल्वर, Ag की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लेड, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि Ag की कंसंट्रेशन लेड से ज्यादा होती है होल ओवर प्रोसेस में रिपीटेशन के बाद, ठीक है। और Pb क्या होता है? Pb आपका सेपरेट आउट हो जाता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द पैटिंसन मेथड इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? ये लो, याद रख लोगे? फिर से एक बार बताती हूँ, देखो पैटिंसन मेथड पूछ ले तो पहले क्लिक कर जाना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन की बात होगी, क्रिस्टलाइजेशन भी फ्रैक्शनल, उसके बाद लेड और सिल्वर को यहाँ पर यूज किया जाएगा। लेड और सिल्वर को ये मेल्ट आउट करते हैं दोनों को एक साथ, और उसे कूलिंग करने के लिए छोड़ देते हैं सेम टेम्परेचर पर। इस प्रोसेस को ये 3 से 4 बार रिपीट करते हैं। फिर ये देखते हैं कि Ag की कॉन्सेंट्रेशन लेड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि लेड जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में सेपरेट आउट हो गया है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज प्योरिफिकेशन। अब प्योरिफिकेशन पे जब आप प्रोसीड कर रहे हो, क्योंकि हमें अब यहाँ पर हमारे पास इम्प्योरिटीज की जो
ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इम्प्योरिटीज अब हमारे पास 1 से 2% बची हैं। हम लोग यहाँ पर 97 to 98% प्योर फाइन मेटल ऑब्टेन कर चुके हैं, लेकिन उन लास्ट 2 to 3% इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए हम यूज करेंगे प्योरिफिकेशन मेथड, जिसमें फर्स्ट स्टेप है आपका कपलेशन। क्या कहा है मैंने? कपलेशन। कपलेशन के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो पीबी था जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मैनेज हुआ था, सेपरेट आउट हुआ था, ये पीबी इंप्योरिटीज को सेपरेट आउट करेगा कैसे? ऑक्सीडाइज होके इन द फॉर्म ऑफ लिथार्ज। जब पीबी सेपरेट आउट होता है या फिर पीबी ऑक्सीडाइज होता है तो उस फॉर्म को कहा जाता है लिथार्ज। पूछा जाता है एग्जामिनर्स प्रिय क्वेश्चन दिस, व्हाट इज लिथार्ज? तो आपको पता होना चाहिए व्हेन पीबी इंप्योरिटीज सेपरेट और ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिथार्ज। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पहला हमने कपलेशन पढ़ा, अब है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में सबसे पहले सिल्वर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो सिल्वर की प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं तो आपको पता है हार्ड है, मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी चीज ये कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत अच्छा कंडक्टर है या नहीं? बिल्कुल है। तो दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम मेंटेन करें यहाँ पर तो आप कहेंगे, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्योरिफिकेशन की, तो अगर एजी की हम स्प्लिटिंग करवा दें, एजी की स्प्लिटिंग करवा के देख लेते हैं, तो आप कहेंगे जब एजी को मेल्ट किया जाएगा एयर में, बड़े ही ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा है, रैंडम एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, दैट इज एयर। दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। जब एजी को मेल्ट किया जाता है इन एयर तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अब्सॉर्व कर लेता है। ऑक्सीजन को अब्सॉर्व करता है, वो भी कितना? अबाउट 20 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इन सेकेंड क्वेश्चन। कितने टाइम्स? अपने वॉल्यूम के अराउंड 20 टाइम्स ये ऑक्सीजन अब्सॉर्व कर लेता है। और ये जो अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन होती है इसको हम फर्दर क्या करते हैं? गिवन आउट करते हैं, यानी कि लिबरेट आउट कराते हैं। किस लिए? मेटल को ठंडा कराने के लिए। अब जब आप इस मेटल को ठंडा करवाएंगे आगे जाके, तो आप वहां पर देखेंगे कि आपको एक अजीब सा स्पार्टिंग साउंड सुनाई देगा। एक होता है ना तीखा साउंड, अ काइंड ऑफ तीखा विद चुर चुर साउंड का, जो आप कहते हैं कि एक क्रैकिंग जैसा जो साउंड आता है, लाइक दिस। तो आप कहेंगे कि ये जो अब्सॉर्ब्ड O2 था, जब आप इसको सेपरेट आउट करते हैं मेटल को कूलिंग कराने की तरफ, तो आप एक अजीब सा आवाज़ सुनेंगे जिसको आप कहते हैं स्पार्टिंग साउंड। और वो अजीब सा आवाज़ कैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोई स्पार्किंग काइंड, अ काइंड ऑफ स्मॉल स्पार्किंग। इस फेनोमेनन को आप कहते हैं स्पिटिंग ऑफ सिल्वर। बात समझ में आ गई? क्या किया इसने? देखो शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। एजी लिया, एजी कौन है आपके? सिल्वर भाई साहब। देखो इस बार वेरिएशन देखो, एजी बोलते हो तो साउंड होता है लाइक अ मेल, और सिल्वर बोलते ही लाइक अ बेबी, फीमेल। ठीक है। सबसे पहले आपने एयर की प्रेजेंस में इसको करवाया मेल्ट। मेल्ट करवाते ही भाई साहब क्या हुआ, इन्होंने ऑक्सीजन अब्सॉर्व कर ली, वो भी कितनी? 20 टाइम्स अपने वॉल्यूम के, ऑफ इट्स वॉल्यूम। फिर इस अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन ने क्या किया? इस अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन को हमने बाहर छोड़ा, किसके लिए? कूलिंग के लिए। और किसके ऊपर स्प्रेड करवा के? मेटल के ऊपर। तो हमने वहाँ पर एक स्पर्टिंग साउंड सुना, और इसी को आपने क्या कह दिया? इस होल ओवर प्रोसेस को आपने कह दिया क्या? स्पिटिंग ऑफ सिल्वर। वाओ, चलो समझ लो, देख लो, डन। ठीक है, आ जाओ, गेट बैक। देखते हैं आप नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, 925 फाइन सिल्वर मीन्स एन अलॉय ऑफ। आपको एक क्वांटिटी दे रखी है फाइन सिल्वर की, तो इससे आप क्या समझेंगे कि अलॉय कितने का होगा? मीन्स एन अलॉय ऑफ कितना कितना परसेंटेज होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए,
आपको पता है सिल्वर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है अलॉय फॉर्म में आते ही कॉपर के साथ। पहली चीज तो ये कॉपर के साथ बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। अब कंपोजिशन जो है सिल्वर अलॉय की वो इसकी फाइननेस के लिए एक्सप्रेस की गई है। मतलब इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ Ag इन 1000 पार्ट्स ऑफ अलॉय, कितने में बोल रहा है, 1000 पार्ट्स में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है 925 के रिस्पेक्ट में, 925, ठीक है। तो आप यहां पर इजीली बता सकते हैं, जब 1000 पार्ट्स के रिस्पेक्ट में कहा है तो आप कहेंगे 1000 पार्ट्स में इफ दे आर आस्किंग इन 925 फाइन सिल्वर, तो आपको आंसर दिख गया है क्लियरली कि 92.5% तो है Ag और 7.5% है कॉपर, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शंस में भी देख लो, इस तरीके से आप इसको सेपरेट आउट करेंगे 1000 के रिस्पेक्ट में। चलें आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। पर्पल ऑफ केसियस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जामिनर्स इसको कि पर्पल ऑफ केसियस किसे कहा जाता है, प्योर गोल्ड को, सॉलिड सॉल्यूशन को गोल्ड को, गोल्ड हाइड्रोक्साइड या फिर ये। तो चलो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग गोल्ड थर्ड, ऑक्सीडेशन याद रखना है, थर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन विद SnCl2। तो रिएक्शन देखो, आपने ली AuCl3 प्लस SnCl2, 2Au प्लस थ्राइस ऑफ SnCl4। अब आपको पता है SnCl जो फॉर्म हुई है वो कैसे हाइड्रोलाइज होगी, अब हाइड्रोलाइज करा लो, H2O के साथ रिएक्शन करवाओ। आपने यहाँ पर स्टैनिक एसिड बना दिया, ये रहा SnOH4। स्टैनिक एसिड जैसे ही बना तो आपको पता है जो कोलाइडियल प्रेसिपिटेट है स्टैनिक एसिड का, वो कोलाइडियल पार्टिकल्स को अब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। स्टैनिक एसिड, द कोलाइडियल प्रेसिपिटेट ऑफ स्टैनिक एसिड अब्जॉर्व कोलाइडियल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। तो आप कहेंगे दिस हैज ब्यूटिफुल पर्पल कलर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज पर्पल ऑफ केसियस। सो किसके यूज आता है ये, कलरिंग ग्लास, रूबी रेड एंड पोएट्री के। ऐसे इजीली बता सकते हो, नहीं बता सकते हो तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल 3, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 20 कैरेट गोल्ड। अब आपको 20 कैरेट में इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो 20 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, 20 पार्ट गोल्ड के कितने में से, 24 में से। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल परसेंटेज निकालनी है, 20/24 × 100। कहाँ दिक्कत है, 20% ही तो पूछा ना उसने, 20 पार्ट पूछा 20 कैरेट के लिए, तो आपने ये कर दिया। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मरकरी, जिसको रिप्रेजेंटेशन है Hg और क्या बोलते हैं, हाइड्रिक ग्राम। पहली 3 स्टेप वही, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन, फिजिकल एंड केमिकल, और यहाँ आ गया आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, और यहाँ आ गई रोस्टिंग एंड डिस्टिलेशन, ठीक है। दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग एंड डिस्टिलेशन। और आपको पता है यहाँ तक के बाद आप रिएक्शन Hg के रिस्पेक्ट में चल रही है तो रिएक्शन करवा दो, HgO प्लस CaO, आपके पास वो आ गया। फर्दर इसका रिएक्शन पार्ट देख लो, ट्वाइस ऑफ HgO तो दिस, और लास्ट में आ जाएगा प्योरिफिकेशन, तो आपको मिल जाएगा Hg प्योर, ठीक है। आ जाओ प्रॉपर्टीज देखते हैं। मरकरी कैसा होता है, सिल्वरी वाइट होता है, पहली चीज़। हैवी लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 13.6, बिल्कुल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करो। और इसका वेपर कैसा होता है, बहुत ही पॉइजनस नेचर का होता है। देन Hg काफ़ी सारे मेटल्स को, मरकरी आपको पता है आपके थर्मोमीटर्स में भी होता है, काफ़ी सारे मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है, और कॉम्बिनेशंस को कहा जाता है अमलगम। मरकरी को किसी के भी साथ मेल्ट आउट कराओगे, उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है उनको हम कहते हैं अमलगम। जैसे जिंक अमलगम, याद आ गया होगा। तो ये है वो सारे कॉम्बिनेशन के फॉर्म, किसी के भी साथ मिक्स करवा लो, रब्ड विथ फॉर्म अमलगम्स। अब ये देखो, इंपॉर्टेंट लिख दिया ना तो समझ जाना। कोबाल्ट, आयरन एंड निकल, ये अमलगम नहीं बनाएंगे। और क्वेश्चन प्रिय जो है ना आपके एग्जामिनर जी, वो यही पूछेंगे आपसे कि कौन नहीं बनाएगा, क्योंकि बनाने वाले तो आपको पता है जुबान पे रहते हैं, रिएक्शन करवाते हो दिन रात, तो आपको पता है जो नहीं करते हैं वो कौन से होंगे, कोबाल्ट, आयरन, निकल। निकल जा,
बस अब बहुत हो गया, अब तू निकल जा भाई, ठीक है। ये तीनों हैं जो अमलगम नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो यूजेस देख लेते हैं। मरकरी थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर्स में और अदर फिजिकल एपरेटस में। सिंपल थ्योरी है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, पूछी भी जाती है, वो क्या है, ये Ag और Au के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करती है। इन द फॉर्म ऑफ अमलगम्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, अभी बताया। इन मरकरी वेपर लैम्प्स में भी यूज़ होती है और वर्मिलियन के मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करती है, दैट इज़ HgS। ये पूछी जा चुकी है। ये देखने में ऐसा लगता है किसी जानवर का नाम है, लेकिन ये जानवर का नहीं है, ये उस कंपाउंड का नाम है, HgS, वर्मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखो टिन, जिसको आप कहते हो एसेंस से रिप्रेजेंट करते हो और स्टैनम भी बोलते हो। ऑकरेंस क्या है, किसकी फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाती है। और इसके और कौन कौन से हैं मैंने पढ़ाए थे आपको, कैसिटराइट एंड ब्लैक टिन। कैसिटराइट फॉर्मूला इज टिन स्टोन ऑल्सो एंड ब्लैक टिन इज SnO2। चलो फिर से वही 3 स्टेप, Cg, Pv, Pc, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन और कैल्सिनेशन। सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है, उस अकॉर्डिंग आप करवाएंगे, हर बार फ्लोटेशन नहीं होगा। अब मैग्नेटिक सेपरेशन, कैल्सिनेशन सारी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, यू नो दैट। रोस्टिंग फॉर सल्फाइड इम्प्योरिटी, देन स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में आ जाएंगे आप, फिर मेटल डिस्प्लेस कराएंगे और प्योरिफिकेशन हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, टिन के रिस्पेक्ट में। प्रोसेसेस यू ऑल नो ऑल। द मॉल्टन मेटल कंटेनिंग 99.5% ऑफ मेटालिक टिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक टिन। ये रहे 2 क्वेश्चन कि क्या कहा जाता है उस मेटालिक टिन को, ब्लैक टिन, और कितना परसेंटेज होता है, 99.5%। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाई जाती है, वाइट, ग्रे एंड रोम्बिक। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, वाइट। वाइट फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। अब जो क्रम्बलिंग होती है टिन की एक ग्रे पाउडर में वेरी कोल्ड वेदर में कॉजेस करती है टिन प्लैग। ये 2 डिजीज़ भी पाई जाती हैं टिन से रिलेटेड, ये याद रख लो, इम्पॉर्टेंट है बहुत। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डिजीज़ वाले भी बिल्कुल। कौन कौन से हैं, जब क्रम्बलिंग होती है टिन की ग्रे पाउडर के साथ कोल्ड वेदर में तो उसको कहा जाता है टिन प्लैग और टिन डिजीज़। अगेन इंपॉर्टेंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप बात करोगे तो मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, लेकिन 197 पे आप पूछोगे तो ब्रिटल होंगे और कैन बी इन द पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है। टिन के रिस्पेक्ट में ये बात हुई थी। अब आप कहेंगे अगर टिन रॉड को बेंट किया जाए तो एक क्रॉकिंग साउंड हर्ड होती है। एक टिन रॉड है, मैंने उसको मोड़ दिया तो एक क्रैकिंग साउंड आएगी जिसको कहते हैं टिन क्राई, यानी कि टिन रो रहा है। मैं आपका कान खींच दूँ जोर से तो आप नहीं करोगे तो मतलब मैं स्टेप पे आ गई ना रोने वाली पे, सेम चीज़ है। देखो मैंने आपको बताया तो सेम चीज़ कि टिन रॉड को भी आप बैंड करोगे तो उसको भी फील होता है वो पेन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट टिन क्राई। एक्शन ऑफ क्लोरीन में अगर बात करूँ तो टिन की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ कराई, आपको मिल गया SnCl। सल्फर के साथ रिएक्शन करा दो, ये लो, इसको कहा जाता है स्टैनिक सल्फाइड। बेटा अगेन आई टोल्ड यू, मैंने जितने भी नेम यहाँ पर मेंशन किए ना सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड लिटरली दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्टैनिक सल्फाइड एंड मोज़ैक गोल्ड इसको बोला जाता है, प्लीज़ लर्न वेल, ठीक है। स्टैनिक सल्फाइड एंड मोज़ैक गोल्ड। देन यूजेस की बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे घर के आइटम बनाने के भी काम आते हैं, एज टिनी फॉइल और रैपिंग सिगरेट्स के भी काम आते हैं। जैसे अपन टिन फॉइल जो अपने घर में काम में लेते हैं उनके लिए भी, और रैपिंग सिगरेट्स के लिए भी। टिन अमलगम मिरर्स में काम आता है। टिन अमलगम आ गया तो मतलब टिन की रिएक्शन किससे होगी, SnHg, ये लो, ठीक है। फॉर थिन प्लेटिंग शीट्स ऑफ आयरन एंड स्टील एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज। एग्जाम्पल क्या होगा, सोल्जर Pb 33% और टिन 67%। सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेड Pb यानी कि प्लम्बम। फिर से 3 स्टेप, Pv Pc, यहाँ हो जाएगा फ्लोटेशन, रोस्टिंग, फिर रिडक्शन, स्मेल्टिंग, देन प्योरिफिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के थ्रू प्योरिफिकेशन हो जाएगी। चलो नेक्स्ट एल्यूमिनियम, सेम प्रोसेस 1 2 3, कैल्सिनेशन होगी, रेस्टिंग होगी, FeO इम्प्योरिटी होगी, लीचिंग होगी, लीचिंग वही क्या होगा, मेटल डिजॉल्व होगा, कैल्सिनेशन होगा। 3 प्रोसेस होते हैं, बेयर्स, हॉल्स एंड सरपेक, हमने पढ़े हैं और अभी मैं फिर से बताऊंगी। तीनों प्रोसेस बॉक्साइट के ओर में बहुत हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ तक आपको पता है। ये 3 प्रोसेस अभी अपन डिस्कस करते हैं, आ जाओ। अब एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में पता है कि ये बॉक्साइट से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। अब उसकी स्टेप्स क्या हैं वो देखिए। कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट का मतलब क्या है कि यहाँ फेरिक ऑक्साइड और सिलिका रिमूव होगा। देखो 3 स्टेप याद कर लो। कंसंट्रेशन आ जाए तो फेरिक ऑक्साइड, बहुत गंदा सा लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, तुम समझ गए, और सिलिका, इसका रिमूवल होगा। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसमें क्या होगा, छोटा छोटा लिख रही हूँ, Al2O3 का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस में प्यूरिफिकेशन होगा किसका, एल्यूमिनियम का। 3 स्टेप याद रख लो, बस बात खत्म है यहीं की यहीं। चलो अब इसके बॉक्साइट के लिए देखते हैं 3 प्रोसेस, बेयर्स, हॉल्स एंड सरपेक। 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बेयर्स प्रोसेस। ये किसके लिए काम आता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है रेड बॉक्साइट के लिए, जिसके अंदर मेन इंप्योरिटी क्या होती है, अपनी आयरन ऑक्साइड। रेड है तो याद कर लो आयरन, ठीक है। रेड बॉक्साइट के लिए काम आता है, मेन इंप्योरिटी आयरन ऑक्साइड होती है। बॉक्साइड ओर को आप रोस्ट कराते हैं कन्वर्ट करने के लिए, FeO से Fe2O3 ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस रोस्टेड ओर की आपने NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पे और 8 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या बन गया, NaOH और हाइड्रोलिसिस कराया तो आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, AlOH3 प्लस NaOH। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये PPT बना है थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में AlOH3 का। चलो तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑल अबाउट हॉल्स प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि हमने ये प्रोसेस जो है किसकी बेनिफिकेशन के लिए बात की है, यहां पर बात की गई है रेड बॉक्साइट के कंसर्न में। जबकि आपको मैंने ये भी बताया कि सरपेक प्रोसेस के अंदर तो हम व्हाइट बॉक्साइट के रिगार्डिंग बात करेंगे, और इन द केस ऑफ हॉल्स प्रोसेस हम किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, किसके एडप्शन के लिए बात हो रही है, यहाँ पर बेनिफिकेशन जो होगा वो किसका होगा, रेड बॉक्साइट का। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ इस प्रोसेस में आप देखिए, एक बार हम इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन। अब यहां देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, हम सबके सारे एक्सट्रैक्शंस के अंदर हम सबसे पहले प्रोसेस में क्या लेंगे, ओर को लेंगे, और ओर भी किस फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में। सो फर्स्ट वी टेक फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइट ओर, क्योंकि यहां हमें इन द एंड किसका बेनिफिकेशन करवाना है, रेड बॉक्साइट का। तो ये लीजिए, मैंने ले ली बॉक्साइट ओर इन अ पाउडर्ड फॉर्म। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर मैंने इसको फ्यूज कराया 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितनी डिग्री टेम्परेचर पे बात हो रही है, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने इसको फ्यूज करवाया, और इसके साथ साथ जो मिक्सिंग थी दैट इज Na2CO3 एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ COCO3, ठीक है। अब यहां से हम जब इसका फाइनल एक्सट्रैक्शन कराएंगे तो हमें वहां पर वाटर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड आपको पता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपने कहा यहां जो फिल्ट्रेट आया दैट इज ऑफ AlOH होल 4- आपको पता है, और जो रेजिड्यू बनेगा वो किसका है, SiO2 एंड Fe2O3 का। क्योंकि यहां बात हो रही है बॉक्साइट के कंसर्न में, आपने सबसे पहले इसको फ्यूज कराया है 1100 डिग्री सेल्सियस पे, और साथ साथ में आपने किसके साथ में, Na2CO3 एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी आपने लिया, और इसको एक्सट्रैक्ट कराया वाटर के साथ। देन आपने किया फिल्ट्रेशन। जैसे आपने फिल्ट्रेशन कराया तो आपने कहा रेजिड्यू में तो हमें मिला है क्या, SiO2 एंड Fe2O3, और भी कुछ अदर रेजिड्यूज हो सकते हैं, और जो फिल्ट्रेट है वो है हमारा AlOH4 का। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इसके ऊपर, सॉरी नॉट इसके ऊपर, इस प्रोसेस में आप CO2 पास करवाएंगे। CO2 आप पास करवाएंगे और फिर वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस रिपीट करना है। CO2 पास ओवर कराते ही आपने कहा रेजिड्यू तो आपको मिला AlOH3 का, आप देख रहे हैं यहां पर CO2 पास कराने के बाद का कॉस्ट 423, और फिल्ट्रेट में आपको मिल गया Na2CO3 सोल्यूशन। लास्ट पार्ट में हमने फिर कराया इसके ऊपर इग्निशन, और इग्निशन में टेम्परेचर रेंज अगेन सेम है, दैट इज ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कहा आपको यहां मिल गया प्योर एल्यूमिनिया, दैट इज Al2O3, दैट इज इन प्योर अमाउंट। तो हॉल्स प्रोसेस के अंदर आपने देखा जस्ट आफ्टर 2-3 स्टेप्स आपको प्योर मेटल मिल गया एक्सट्रैक्शन के बाद। अब इन्हीं को अगर मैं रिएक्शंस को आपको स्टेप बेसिस दिखाऊं तो
तो देखिए स्टेप्स देखिए आप इन रिएक्शंस की। रिएक्शन जो होंगी फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Na2CO3 की आपने रिएक्शन करवाई और आपने कहा यहां पर ये कंपाउंड बना लेगा सोडियम और एल्यूमिनियम का, और साथ साथ CO2 तो क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ बात कर रही हूं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये लीजिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में आपने रिएक्शन करवाई Na2CO3 के साथ, तो आपने कहा ये सिलिकॉन के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। बट यहां भी आपने फिर से देखा कि क्या हो रहा है, CO2 लिबरेट हो रही है इन द एंड। चलिए एक प्रोसेस और देखते हैं, यहां मैं इसको आयरन के रिस्पेक्ट में बात करती हूं। तो आपने कहा Fe2O3 प्लस Na2CO3, तो आपने कहा यहां इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया ट्वाइस ऑफ NaFeO2 और देन अगेन CO2 इज लिबरेटेड होल ओवर प्रोसेस में। लेकिन अभी तक भी आपको प्योर मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो प्योर मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले आपने कैल्शियम का स्टेप भी करवाया, आप किसी भी मेटल से करवा लीजिए, आपने एक्सट्रैक्शन देखा। तो चलो सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में आपने कहा ये लीजिए, फिर मैंने इसके ऊपर क्या करवाई थी, CO2 पास करवाई, CO2 पास करवाई और इसका फिल्ट्रेशन कराया। तो जब आप उसको वॉश करेंगे तो यू नीड सम वाटर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपने वाटर भी ऐड किया। तो आपने क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की ये एक स्पेशीज बन गई, एक कंपाउंड आ गया ट्वाइस, और ये Na2CO3। लेकिन यहां भी ये अभी प्योरेस्ट नहीं है, प्योर फॉर्म नहीं है। तो यहां पर आपने इसका क्या करवाया, फर्दर फिल्ट्रेशन और इग्निशन प्रोसेस, जहां आपको टेम्परेचर याद होगा 1100 डिग्री सेल्सियस मैंने अभी आपको बताया। आपने जैसे ही ये हाई टेम्परेचर रेंजेस दिया तो आपने कहा यहां पर आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलता है, दिस इज योर प्योर एल्यूमिना, और इन द एंड क्या रिलीज हो गया, वाटर जो है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट के फॉर्म में रेजिड्यू आउट हो गया। तो इस तरीके से आप हॉल्स प्रोसेस को पढ़ते हैं। हॉल्स प्रोसेस में मेन क्वेश्चन जो आता है वो स्टेप्स और ये सबको आपको नहीं इतना ध्यान देना। एक तो ये चीज़ कि प्योर एल्यूमिना आपका कौन से स्टेप में आ रहा है, रिएक्टेंट्स क्या थे और किसके लिए ये अडॉप्टेड किया गया था, किसके बेनिफिकेशन के लिए, तो याद रखना है रेड बॉक्साइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज सल्फेट प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसके बेनिफिकेशन के काम आता है, व्हाइट बॉक्साइट के बेनिफिकेशन के काम आता है सल्फेट प्रोसेस। इसकी भी स्टेप्स अपन एक बार चेक करते हैं। अगर इसकी स्टेप्स में मैं आपको बताऊं तो प्रोसेस कहीं ना कहीं सिमिलर है। सिमिलर किस सेंस में कि यहाँ भी आप वही पाउडर्ड ओर लेंगे, पाउडर्ड ओर को सबसे पहले आप हीट कराएंगे, लेकिन यहाँ जो याद रखना है वो है टेम्परेचर रेंज। यहाँ टेम्परेचर रेंज कितना है, 1800 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ आप N2 गैस का करंट 20 के साथ साथ पास करवा रहे हैं एक हैवी प्रेशर रेंज में। तो आपने कहा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन, और साथ साथ आपको मिला एल्यूमिनियम नाइट्राइड एज अ रेसिड्यू, और इम्प्योरिटीज जो मिली वो किस किस की थी, Fe2O3 और TiO2 की। तो ये बात रखनी है याद। तो आप यहाँ देख रहे हैं इम्प्योरिटीज भी, रेसिड्यू भी, और जो लिबरेशन हुआ फिल्ट्रेट का। इसके बाद आप क्या करेंगे, हॉट और डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन ऐड किया, फिर इसका फिल्ट्रेशन करवाया। तो आपने कहा आपको यहां पर फिल्ट्रेट तो ये मिल गया, और जो रेजिड्यू है वो एक सॉलिड इंप्योरिटी आपको मिली, और वो इंप्योरिटी किस किस की थी, Fe2O3 एंड TiO2 की। देन आफ्टर आपने क्या किया, अभी भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिला है, एक्सट्रैक्शन के बाद आपको अभी भी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिला है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1 to 2% इम्प्योरिटीज स्टिल ऑल्सो। तो आपने कहा मैंने यहाँ पर एक ह्यूज वाटर लिया, बहुत सारा पानी लिया, और मैंने एक हैवी प्रेशर से CO2 पास कराते हुए यहाँ मैंने इसको फिल्टर आउट किया। तो आपने यहाँ कहा फिल्ट्रेट जो आपको मिला, फिल्ट्रेट से तो मतलब है नहीं, हमारे लिए तो मेजर चीज़ क्या है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो रेजिड्यू आ रहा है वो है हमारी मेन चीज़। तो फिल्ट्रेट से हमें मतलब नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो आपने कहा NaOH और Na2CO3 का सोल्यूशन एज अ फिल्ट्रेट हुआ, बट रेजिड्यू जो था वो किसका आया, AlOH होल थ्राइस। लेकिन अभी भी यहाँ कुछ इम्प्योरिटीज हैं, इन इम्प्योरिटीज को अब मुझे फाइनल एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसको इग्नाइट किया, गर्म करने रख दिया, और वहां टेम्परेचर कितना था, 1100 डिग्री सेल्सियस।
वहां आप जाके कहते हैं कि इन द एंड सरपेक्ट प्रोसेस से भी आपको प्योर एल्यूमिनिया एक्सट्रैक्ट होके मिल जाता है। दैट इज द होल ओवर सरपेक्ट प्रोसेस। क्या इसकी भी एक बार रिएक्शंस चेक कर लें? चलो आ जाओ रिएक्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन देखो, यहां आपने कार्बन और नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाई, CO लिबरेट, वहां CO2 लिबरेट हो रही थी, यहां CO लिबरेट हो रही है, मींस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां आपने देखा तो यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड स्टेप में अगर आप बात करेंगे तो आपने क्या लिया था सेकंड स्टेप में? रेजिड्यू को आप क्या कर रहे थे? NaOH, हॉट और डाइल्यूट NaOH आपने वहां यूज किया था, और उसको जब वाटर वेपर, नॉट वेपर, आप उसको फिल्टर कर रहे थे तो वाटर, तो आपने कहा ये रहा। लेकिन अभी भी यहां कहा गया था कि भाई कुछ इंप्योरिटी स्टिल है इसमें, तो आप फिर गए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेम प्रोसेस को मैं स्टेप वाइज रिपीट कर रही हूं इन अ रिएक्शन फेज। जब आपने इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराया ह्यूज वाटर के साथ, तो आपने कहा ये बन गया AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH। अब फिल्ट्रेट से तो मतलब है नहीं, ये रहा रेजिड्यू, लेकिन इस रेजिड्यू में अभी भी इम्प्योरिटी है, तो मैंने क्या किया? इसको जला दिया। अब जलाया कैसे? कि मैंने एक हाई रेंज टेम्परेचर दी जो नियरली अबाउट थी 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको एक हीटिंग एनवायरनमेंट दिया, और फिर मैंने देखा कि CO2 लिबरेट हो गई, वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गया, और मुझे प्योर एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है। तो इन द एंड आपको मिलता है प्योर एल्यूमिना, ठीक है बात। चलिए इसके बाद एक प्रोसेस और देखते हैं, दैट इज हुप्स प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब कैथोड पे क्या होगा? कार्बन की लाइनिंग होगी और एनोड पर ग्रेफाइट रॉड्स होंगी। Al2O3 को जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 950 डिग्री सेल्सियस पे आप करवाओगे तो आपको मिला एल्यूमिनियम और O2। यहाँ जो एल्यूमिनियम मिला है वो 99.8% प्योर मिला है। अभी भी आप देखो 0.2% इम्प्योरिटी वहाँ रिमेनिंग है, 0.2% इम्प्योरिटीज अभी भी हैं, ठीक है। फिर आप कराते हो इन 0.2% के लिए भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराई, जिसको आप हुप्स प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं, जिसमें आपको प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज 99.8% प्योर। अब ये हुप्स प्रोसेस भी देख लेंगे। यूजफुल गैस कौन सी है? NH3, जो इवॉल्व होती है लीचिंग में सरपेक्ट प्रोसेस के दौरान। देन इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 क्रायोलाइट क्या होता है फॉर्मूला? दिस इज एडेड अलॉन्ग विद दिस फ्लोर्स पर। अब यहाँ जो पॉइंट याद रखने हैं ना वो ये तीनों हैं। पहली चीज़ तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा किसका? Al2O3 का, और डिसॉल्व हो जाएगा Al2O3। देन विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि हमने यूज़ की है CaF2, और यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। इन द एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन आफ्टर आप देखेंगे, कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अंदर ग्रेफाइट एनोड पे है, गेट्स कोरोड एंड फिनिश ड्यू टू द रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि O2 लिबरेट हो रहा है और CO2 कहाँ है? एनोड पर। हैंस हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पीरियोडिकली ये चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक्चुअली है ही क्या? सिंपल अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देन अब फोर्थ स्टेप में आप कहेंगे कि यहाँ कोई इलेक्ट्रोड यूज नहीं होंगे, नो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और हुप्स प्रोसेस के अंदर आप कहते हैं कि मॉल्टन प्योर एल्यूमिनियम यूज़ की जाती है। अभी मैंने आपको बताया 2-3 स्लाइड पहले ही हुप प्रोसेस के बारे में हमने अभी पढ़ा, वहीं से ये बात आई है कि हुप प्रोसेस के अंदर मॉल्टन प्योर एल्यूमिनियम यूज़ की जाती है एज अ कैथोड, और मॉल्टन इम्प्योर की जाती है एज अ एनोड, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो यहाँ जाके आपने इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स बाय योर ओन हैंड्स। कॉपी नहीं करवाना है किसी से, और नोट्स भी नहीं बनाने ना तो टू द पॉइंट फ्लो चार्ट टाइप बना लो, रिएक्शंस लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ सीधा सीधा, बस इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। आफ्टर देन इसके बाद एक पार्ट और बचा है, दैट इज़ ऑल अबाउट एलिंगम डायग्राम, और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन भी मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना है, जो अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।